डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में विषय हिंदी में कृतिका भाग 2 पढ़ रहे हैं। इसमें मैं आपको सेकंड चैप्टर जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ा रहा हूँ। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक कमलेश्वर द्वारा लिखा हुआ है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से रानी एलिजाबेथ का भारत में दौरा होना था, हिंदुस्तान में उन्हें आना था और हिंदुस्तान में आने के लिए किस तरह से तैयारियां की जा रही थी। उनके पल पल की खबर इंग्लैंड के अखबारों में छापी जा रही थी और वही खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तान के अखबारों में प्राप्त हो रही थी। एलिजाबेथ का दौरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल इत्यादि देशों में होने को था। इसलिए उनका जो दर्जी था वो भी परेशान हो रहा था कि पता नहीं रानी कौन से दौरे पर किन वस्त्रों को पहनेंगे, किन वस्त्रों को मुझे तैयार करना होगा। इन सब के विषय में हमने अच्छी तरह से पढ़ा। लेखक कहता है कि बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। लेखक ने इतनी अतिशयोक्ति का इसमें वर्णन किया है और लेखक की अतिशयोक्ति का वर्णन करने का उद्देश्य यही है कि रानी एलिजाबेथ की किस तरह से हिंदुस्तान में आने की तैयारियां हो रही थी। एलिजाबेथ हिंदुस्तान में आने वाली थी, किस तरह से इंग्लैंड में तैयारियां हो रही थी, किस तरह से कीमती कीमती वस्त्रों को मंगाया जा रहा था, उनके दौरे के किस तरह से कार्यक्रम तैयार किए जा रहे थे। उनके दौरे का शंख इंग्लैंड में बज रहा था, लेकिन उसकी जो गूंज थी वो हिंदुस्तान तक आ रही थी। अर्थात जो क्रियाकलाप उनके इंग्लैंड में किए जा रहे थे उनकी खबरें हिंदुस्तान तक आ रही थी। इस तरह से लेखक वर्णन करता है। लेखक कहता है कि बहुत धूम मच रही थी, बहुत तैयारियां हो रही थी और बहुत शोर शराबा हो रहा था। उस शोर शराबे में इंग्लैंड में जो शंख बज रहा था उस शंख की आवाज़ हिंदुस्तान तक आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। लेखक कहता है कि जो खबरें हिंदुस्तान को प्राप्त हो रही थीं, उन खबरों के माध्यम से हिंदुस्तान में भी तहलका मचा हुआ था कि जो रानी इतने कीमती वस्त्रों को पहन करके हिंदुस्तान आएंगी तो उनकी जो तैयारियां हैं वो भी कुछ अलग ही होनी चाहिए। उनकी तैयारियां किस तरह से करनी है, इन सब के विषय में विचार करके हिंदुस्तान में तहलका मचा हुआ था। कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख था जो शब्द आया है इसका अर्थ है स्वाभाविक रूप से। बेसाख था जो शब्द आया हुआ है, बेसाख था शब्द का अर्थ है स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक रूप से। लेखक कहता है
कि नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। लेखक कहता है कि रानी एलिजाबेथ जो थी वो हिंदुस्तान के लिए आने के लिए थी, और एलिजाबेथ के हिंदुस्तान आने पर जो तैयारियां हो रही थीं उनको देख करके ये लेखक कहता है कि मुख से निकला कि वह हमारे घर आ रहे हैं, ये खुदा की रहमत है, कभी हम उनको कभी अपने आप को देखते हैं कि देखिए कि वो यहाँ आ रहे हैं, उनकी तैयारियां में हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, और जब हम जाते हैं तो हमारी तैयारियां में क्या होता है। इन सब के बारे में लेखक जो था वो विचार कर रहा था। और करिश्मा लेखक कहता है कि और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के लिए एक दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा, नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, नई दिल्ली को एक विभिन्न रूपों से सजाना प्रारंभ कर दिया गया। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। कोई किसी को नहीं देख रहा था, लेकिन जो सड़कें थी वो चमका दी गई थी। ये तो हम सभी देखते ही हैं कि यदि किसी नेता का दौरा होने को होता है तो किस तरह से तैयारी की जाती हैं। ऐसे स्थान को चमका दिया जाता है जहाँ पर लोग देखते तक नहीं हैं, देखना पसंद नहीं करते, जहाँ पर गंदगी इतनी होती है कि लोगों को रुकना दुश्वार हो जाता है, और ऐसे स्थान को चमका दिया जाता है। तो वही हो रहा था कि जो दिल्ली था उस दिल्ली की काया पलट हो रही थी, उसे चमकाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर नेताओं को लग रहा था कि कहीं हमारी नाक ना कट जाए, हमारी बदनामी ना हो जाए। तो इसलिए जो है दिल्ली को चमकाया जा रहा था। लेखक कहता है कि सड़कें ऐसी लग रही थी कि जैसे बुढ़ापे से जवानी की ओर जा रही हों, सड़कों में जवानियां आ रही हों, और बुढ़ापे की धूल साफ हो गई हो। जो बुढ़ापे की धूल जम जाती थी, जिस तरह से बुढ़ापा व्यक्ति को तोड़ देता है, उसी तरह से जो सड़कें धूल से जम चुकी थीं वे धूल को हटा करके साफ की जा रही थीं। उनके बुढ़ापे की धूल को हटा करके जवानी तक लाया जा रहा था, और इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीनों शब्द आया है, नाजनीनों का अर्थ है कोमल अंगों वाली। नाजनीनों का अर्थ है कोमल अंगों वाली। कोमल अंगों वाली अर्थात लेखक का कहने का मतलब यही है कि जो इमारतें थीं वो कोमल अंगों वाली एक दुल्हन की तरह सजाई जा रही थी, उनका श्रृंगार किया जा रहा था, इमारतें सजाई जा रही थीं, सड़कें सजाई जा रही थीं, सड़कें साफ की जा रही थीं, दिल्ली को पूरी तरह से चमकाया जा रहा था, क्योंकि लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरह से कोई बदनामी हो जाए। इसलिए पूरी तरह से जो है परिवर्तन किया जा रहा था। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। लेखक कहता है कि सबसे बड़ी एक मुश्किल थी, वो थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। लेखक ने यहाँ पर कहा है कि दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ हो रहा था, सब कुछ परिवर्तित किया जा रहा था, सब कुछ मंगाया जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो बनी हुई थी वो थी जॉर्ज पंचम की नाक। दिल्ली में सब कुछ था, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक नहीं। इस तरह से लेखक ने यहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त किया है।
कि दिल्ली को चमकाया जा रहा था, दुल्हन की तरह चमकाया जा रहा था। वहाँ की इमारतें जो थी, इमारतों के लिए श्रृंगारित किया जा रहा था, उनका श्रृंगार किया जा रहा था। जैसे कोमल अंग वाली दुल्हन को सजाया जाता, उसी तरह से इमारतों को सजाया जा रहा था। सब कुछ था, लेकिन जो है वहाँ पर जो परेशानी थी वो थी जॉर्ज पंचम की नाक।